डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको संप्रभुता के बारे में बताया था। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों एवं समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। संप्रभुता के लक्षण के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि संप्रभुता के क्या क्या लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण जो कि सर्वमान्य बन गए हैं जिन पर हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है एब्सोल्यूटनेस, निरंकुशता। इसका तात्पर्य यह है कि जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति न राज्य के भीतर न राज्य के बाहर हो। ऐसी सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही हो सकती है। इस शक्ति के प्रयोग में चाहे कुछ सीमाएं माननी पड़े, पर ये सीमाएं केवल राज्य की ओर से इस शक्ति का प्रयोग करने वालों के ऊपर लागू होती है। यह शक्ति स्वयं असीमित है और इसके ऊपर कोई अन्य मानव शक्ति नहीं हो सकती। दूसरा लक्षण है स्थायित्व। प्रभुसत्ता एक स्थायी वस्तु है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक उसका पाया जाना आवश्यक है। राज्य की आत्मा होने के कारण उसे राज्य का जीवन कहा जा सकता है। सरकार व शासन बदलते रहते हैं किंतु प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता। प्रभुसत्ता का अंत राज्य के अंत का लक्षण है। राजतंत्र में यदि कोई राजा मर जाता है तो प्रभुसत्ता अपने आप उसके उत्तराधिकारियों को चली जाती है। इसी कारण ब्रिटिश शासन विधान में यह कहावत प्रचलित हो गई है कि राजा मृत है, राजा चिरायु हो। इस संबंध में गार्डनर ने लिखा है कि स्थायित्व से तात्पर्य है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक प्रभुसत्ता भी कायम रहती है। तीसरा लक्षण है सर्वव्यापकता, जिसका तात्पर्य है कि प्रभुसत्ता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्यों, समुदायों, व्यक्तियों पर होता है। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति तथा संस्था उसके प्रभाव व अधिकारों से मुक्त नहीं होती। संप्रभुता अपनी इच्छा से किसी को भी अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकती है। जैसे विदेशी राजदूतावास अपने राज्य के भीतर से विदेशी सेनाओं, व्यापारिक प्रतिनिधियों आदि को अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण संप्रभु के नियंत्रण से कुछ रियायतें प्राप्त होती हैं। इसे राज्येतर संप्रभुता का सिद्धांत भी कहते हैं। यदि कोई राज्य चाहे तो इन रियायतों को वापस ले सकता है। अन्य लक्षण है अदेयता। प्रभु सत्ता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसे किसी को दिया नहीं जा सकता। राज्य से प्रभु सत्ता को पृथक करने का अर्थ राज्य को समाप्त करना है। अन्य लक्षण है एकत्व। प्रभु सत्ता एक होती है, अनेक नहीं। प्रभु सत्ता को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य में कोई समानांतर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। प्रभु सत्ता के एकत्व के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। लोवेल के अनुसार एक प्रदेश में दो महत्वपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियां हो सकती है जो उन्हीं प्रजाजनों को विभिन्न मामलों में आदेश दे, जैसा कि संघीय राज्य में होता है। लॉर्ड ब्राइस का भी यही मत है कि एक राज्य में दो सत्ताएं हो सकती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे विद्वान वस्तुतः राज्य और शासन में प्रभेद को भूल गए हैं। विभाजन सरकार की सत्ता का भी हो सकता है, प्रभुत्व शक्ति का नहीं। इस संबंध में गेटल ने लिखा है कि संघीय शासन व्यवस्था में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है जो कि वैधानिक रीति से शासन के विविध अंगों में विभक्त होती है। अन्य लक्षण है मौलिकता। प्रभु सत्ता मौलिक होती है, वह किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं हो सकती। प्रभु सत्ता का अस्तित्व स्वयं अपने ही अधिकार से है। यदि वह किसी के द्वारा प्रदत्त है तो प्रदत्त करने वाली शक्ति उससे उच्चतर हो जाएगी।
अगला लक्षण है चिरभोगिता, जिसका अर्थ है कि यदि किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता का एक लंबे समय तक प्रयोग नहीं करता, तब भी इसका यह परिणाम नहीं निकलेगा कि उसकी प्रभुसत्ता का उस क्षेत्र पर अंत हो गया है। निरंतर उपभोग में न लाने पर भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति उसी में निहित रहती है। ये सभी लक्षण संप्रभुता को समझने के लिए हैं। अब हम देखेंगे संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के प्रकारों में औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, विधित और यथार्थ संप्रभुता, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता और लोक प्रभुता आते हैं। इनको हम विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं या इनका अर्थ क्या होता है। विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों से और विभिन्न रूपों में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब तक प्रभुसत्ता के प्रचलित प्रकार का वर्णन नहीं किया जाता या उसे समझा नहीं जाता, तब तक उसका वास्तविक स्वरूप भी स्पष्ट नहीं होता। अतः हमें संप्रभुता के ये सभी प्रचलित रूप जानने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल एंड रियल सॉवरेनिटी, क्या होती है। औपचारिक संप्रभुता का मतलब उस शासक, राज्य या संप्रभु से होता है जिसे वास्तविक अधिकार तो नहीं मिले होते, परंतु सरकार का प्रमुख या प्रतीक रूप में अध्यक्ष वही माना जाता है तथा सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। जैसे गैटिल के अनुसार यदि राज्य का प्रधान औपचारिक या नाम मात्र का सत्ताधारी है तो वह औपचारिक प्रभुसत्ता कहलाएगी। संवैधानिक अथवा कानूनी रूप से सत्ताधारी कानूनी रूप में समस्त शक्तियाँ औपचारिक संप्रभु को प्राप्त होती है, लेकिन उनका प्रयोग उसके नाम पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि इंग्लैंड का राजा तथा भारत के राष्ट्रपति राज्य करते हैं, शासन नहीं। यदि राज्य के प्रधान अधिकारी के हाथों में वास्तविक सत्ता होती है तो उसे वास्तविक संप्रभु कहा जाता है, जैसे कि भारत में और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट वास्तविक सत्ताधारी होते हैं। संक्षेप में वास्तविक और औपचारिक प्रभुसत्ता का यह भेद संसदात्मक शासन प्रणाली में ही होता है। संसदीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त की जा सकती है। राज्य के प्रधान के अधिकार नाम मात्र के होते हैं तथा वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है। अब देखेंगे विधित और यथार्थ संप्रभुता क्या है। डी जूरे एंड डी फैक्टो सोवरेनिटी। विधित सत्ताधारी उसे कहना चाहिए जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से नियमित और न्यायपूर्ण हो। इसके प्रतिकूल यदि सत्ता केवल शक्ति पर आधारित है तो उसे हम यथार्थ सत्ताधारी कहेंगे। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं और आदेशों का वास्तव में पालन होता है, चाहे उसकी प्रभुसत्ता का आधार कानूनी हो या कानूनी नहीं हो। वास्तविक या यथार्थ संप्रभु लोगों को अपने प्रति भक्ति रखने के लिए बाध्य कर सकता है। कोई एक मंत्री, अधिनायक या सेना का जनरल जब सत्ता हस्तगत कर लेता है तो वह यथार्थ संप्रभु होता है। गार्नर ने लिखा है कि संप्रभु अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा बैठाने में सफल हो जाता है। वह कालांतर में जनता द्वारा मान लिए जाने अथवा राज्य के पुनर्गठन के कारण वैध संप्रभु बन जाता है। इन दोनों प्रकार की संप्रभुओं की स्थिति का पता, मतलब विधित और यथार्थ संप्रभुता का पता विद्रोह के समय चलता है। यथार्थ संप्रभु क्रांति अथवा विद्रोह का फल होता है। जब कोई व्यक्ति या गुट प्रचलित संविधान की उपेक्षा कर क्रांति या शक्ति का प्रयोग करके शासन शक्ति अपने हाथों में ले लेता है तो वह यथार्थ संप्रभु कहलाता है। तथा
जिस सत्ता को यह पद से हटाता है उसे विधित संप्रभुता कहा जाता है। एक ही सत्ताधारी वैधानिक और यथार्थ दोनों भी हो सकते हैं। एक दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति तथा इंग्लैंड का सम्राट इसी प्रकार के सत्ताधारी हैं। विधि की दृष्टि से जनता की इच्छा से और यथार्थ से वे अपने देश में सत्ताधीश हैं। एक राज्य में दो प्रकार की सत्ताओं का होना तभी संभव है जबकि वहां गृह युद्ध की स्थिति हो, किंतु कुछ समय बाद अंततोगत्वा एक ही सत्ता अर्थात विधित सत्ता रह जाती है। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे वैधानिक अथवा कानूनी संप्रभु कहा जाता है। वैधानिक संप्रभु वह है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है और जिसे कानून अथवा विधि बनाने तथा बिगाड़ने का पूर्ण अधिकार हो। वैध संप्रभु किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा प्राकृतिक नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कानूनी संप्रभु न्यायालय तथा वकीलों का संप्रभु है। न्यायालय केवल वैध संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुयायियों में बोधा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन आदि हैं, जिनके मतानुसार प्रभु सत्ता एक निश्चित और प्रत्यक्ष व्यक्ति समूह में निहित होनी चाहिए। राज्य में जिसे कानून बनाने का अधिकार है उसी को कानून की दृष्टि से प्रभु सत्ताधारी माना जाएगा। वस्तुतः कानून निर्मात्री संस्थाओं में वैधानिक संप्रभुता का निवास होता है। आधुनिक लोकप्रिय राज्यों में यह सत्ता संसद में होती है। वह संपूर्ण राज्य के लिए विधि का निर्माण करती है और उन विधियों का पालन संपूर्ण राज्य के निवासियों को करना होता है। कानूनी सत्ता को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ही राजनीतिक सत्ता कहा जाता है। कई विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दृष्टि से संप्रभुता उस समूह जनता में निहित है जो कानूनी संप्रभु का मालिक है और जिसके समर्थन से ही कानूनी संप्रभु को उसका स्थान या शक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि डाइसी ने कहा है, वकीलों द्वारा मान्य प्रभु सत्ताधारी के अतिरिक्त राज्य में एक अन्य प्रभु सत्ताधारी होता है जिसके आगे कानूनी प्रभु सत्ताधारी हमेशा निश्चित और स्पष्ट नहीं होता। कहीं पर वह एक मंत्री हो सकता है, कहीं पर सम्राट, कहीं पर सेनापति और कहीं पर एक मतदाता। कभी कभी लोकमत तथा निर्वाचकों की इच्छा को राजनीतिक संप्रभु के नाम से पुकारा जाता है और उसमें जो शक्ति होती है उसे राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में वैधानिक और राजनीतिक प्रभुसत्ता में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि विधि निर्माण प्रक्रिया में भी जनता की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। किंतु प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि विधि निर्माता के रूप में कार्य करते हैं, अतः प्रतिनिध्यात्मक विधायिका वैधानिक संप्रभु होती है। उस पर नियंत्रण रखने वाली जनता अर्थात मतदाता राजनीतिक संप्रभु कहलाती है। गिल क्राइस्ट ने कहा है, राजनीतिक संप्रभु का अर्थ है राज्य में कानून के पीछे रहने वाला सामूहिक प्रभाव। आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक सरकार में हम उसे मोटे तौर पर लोगों की इच्छा कह सकते हैं। वस्तुतः वैधानिक और राजनीतिक संप्रभु दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। यथार्थ में वह प्रभुता के दो पक्ष हैं और उनके बीच में घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। यदि वैधानिक प्रभु यानी संसद और राजनीतिक प्रभु यानी मतदाता के मध्य संघर्ष होता है तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं। इसी कारण रिची ने लिखा है कि एक अच्छे शासन की समस्या अधिकांश में वैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करने की समस्या है। अब हम देखेंगे लोक प्रभुता। लोक प्रभुता, जहां हम अभी बात कर रहे हैं राजनीतिक संप्रभु की, इसका तात्पर्य है जनता की प्रभुसत्ता। लोकतंत्रीय राज्यों में प्रभुसत्ता अंततोगत्वा जनता में निहित होती है और जनता को ही सर्वोपरि माना जाता है। जनता शब्द अस्पष्ट है, अतः लोक प्रभुता मतदाताओं या निर्वाचकों में सन्निहित होती है। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादित
प्रतिपादन मॉर्सिलियो तथा विलियम आदि ने किया। गार्नर ने लिखा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता, और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित है और वैध रूप से स्थापित भी है। लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का विकास 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजाओं के देवी अधिकारों के विरोध में हुआ था। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जोरदार समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति की आग भड़की। फ्रांसीसी क्रांति ने अमेरिकी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और अमेरिकी स्वतंत्र घोषणा में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को समुचित स्थान मिला। आज के लोकतांत्रिक युग में लोकप्रिय संप्रभुता को अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ है। ब्राइस के शब्दों में, लोकप्रिय संप्रभुता लोकतंत्र का आधार और मूल तंत्र है। अब हम देखेंगे कि संप्रभुता का अधिवास लोकेशन ऑफ सॉवरेनिटी कहाँ होती है। इस संबंध में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। संप्रभुता के निवास से अर्थ यह है कि राज्य में संप्रभुता कहाँ रहती है। इसका उत्तर आसानी से नहीं दिया जा सकता। यदि उदाहरण के लिए यह खोजना हो कि भारत की प्रभुसत्ता का निवास कहाँ पर है, तो उसे ढूंढ निकालना आसान नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है, परंतु उसे महाभियोग द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है, परंतु संसद किसी भी समय अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे हटा सकती है। संसद विधियां बनाती है और संविधान में मनचाहा संशोधन कर सकती है, किंतु न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध विधियों को अवैध घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संप्रभु नहीं है, क्योंकि संसद किसी भी परिस्थिति में उन्हें हटा सकती है। तो फिर संप्रभुता का वास जनता में है। जनता से अभिप्राय पूरी जनता से अथवा केवल निर्वाचन में भाग लेने वालों से है। क्या जनता की भीड़ को संप्रभु कहा जा सकता है? इस संबंध में विभिन्न मत हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इन सभी मतों को हम देखेंगे। सबसे पहला मत तो यह है कि संप्रभुता का अधिवास राजा में है। जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी तो यह माना जाता था, जैसे कि लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। दूसरा विचार या मत यह है कि संप्रभुता जनता में निहित है। सर्वप्रथम रोमन विचारक सिस्रो ने कहा कि संप्रभुता जनता में निहित है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में जन आंदोलन हुआ और इस समय लॉक एवं रूसो जैसे समझौतावादी विचारकों ने कहा कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है और प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। अभी बताया मैंने आपको कि फ्रांस और अमेरिकी क्रांति के समर्थकों ने भी इस मत का प्रबल समर्थन किया। तीसरा मत है कि संप्रभुता का वास संविधान सभा में है। जेनिंग्स जैसे विद्वानों का मत है कि प्रभुसत्ता संविधान निर्मात्री सभा में निहित होती है। इस मत के अनुसार देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली सभा को संप्रभु कहा जाता है। अगला मत है संप्रभुता का अधिवास विधायिका में है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि प्रभुसत्ता का निवास राज्य की व्यवस्थापिका या संसद में होता है। उनका विचार है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो व्यवस्थापिका की इच्छा का ही पालन करती है, परंतु व्यवहार में ये देखा गया है कि व्यवस्थापिका ही एकमात्र विधि निर्माता निकाय नहीं होती, उसकी शक्तियों पर भी कई सीमाएं होती हैं, जैसे लोकमत, निर्वाचन, परंपराएं, धार्मिक नियम आदि। अगला मत है कि विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं में प्रभुसत्ता का निवास होता है। गैटेल का मत है कि प्रभुसत्ता विधायक न्यायालयों, संविधान निर्मात्री परिषदों, कार्यांगों की आज्ञाओं तथा मतदाताओं में निहित होती है। ये सभी संस्थाएं विधि निर्माण में सहयोग करती है, अतः प्रभुसत्ता राज्य के विधि संबंधी
नियम विधि संबंधी विधि निर्माण करने वाली संस्थाओं का अंग होती है। एक अगला मत है कि समाज तथा राज्य के वास्तविक प्रभु अज्ञात हैं। जैसे कि ग्रे ने लिखा है, समाज के वास्तविक प्रभुओं की खोज नहीं की जा सकती। व्यवहार में प्रभु सत्ता की स्थिति की खोज करना अव्यावहारिक है। प्रभु सत्ता राज्य का एक तत्व है, सरकार का नहीं। यह अमूर्त है और इसे खोजने का प्रयास व्यर्थ है। लिकोक ने भी लिखा है कि प्रभु सत्ता की जितनी खोज की जाए उतनी ही यह दूर भागती दिखाई देती है। प्रभु सत्ता अमूर्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसका प्रयोग होता है, उसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। समाज के वास्तविक प्रभुओं को कभी देखा नहीं जा सकता और न ही राज्य में यह घोषित किया जा सकता है कि उसमें प्रभु शक्ति निहित है। राजनीतिक दृष्टि से जो भी प्रभु होता है उसे कानूनी दृष्टि से प्रभु नहीं माना जाता। कभी कभी विधित प्रभु कोई और ही होता है और यथार्थ में प्रभु शक्ति किन्हीं अन्य के पास होती है। साम्यवादी देशों में प्रभुता का पता लगाना और भी कठिन होता है। वहाँ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साम्यवादी दल आदि में प्रभु शक्ति का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। कतिपय कुछ लोगों का मत है कि लोकतंत्रात्मक देशों में प्रभु सत्ता का वास जनता में होता है या संविधान में। संविधान को भी संसद बदल सकती है। अतः निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता अमूर्त तथा अज्ञात है, जिसे संकल्पना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।